तो दमखम लगा दिया नेताओं ने, कैसे अपने उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी को जिताऊ वाली कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल वोटरों के मन में भी हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका जिस वोटर की रहती है उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आपको ले चलते हैं स्टूडियो। सीनियर न्यूज एडिटर आजाद खालिद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि इस प्रचार के थमने के बाद किस तरह का शोर और किस तरह के सवाल अब वोटर्स के मन में है, और जितना उत्साह इस समय पार्टियों के अंदर है उससे कहीं ज्यादा उत्साहित होकर वोटर इस समय शांत है कुछ पल के लिए, क्योंकि अगला कार्ड तो उन्हीं के पास है वोट डालने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चौधरी, आपने जिस तरह से कई राज्यों में होने वाले जो पहले चरण के मतदान हैं उनका जिक्र किया, और खासतौर से जो आपने खामोशी की बात कही है वो अगर कहा जाए तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि जो उत्साह नेताओं में था वो अब रैलियों का और कहीं ना कहीं उसका प्रचार का थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जाकर अपने वोटर को मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वोटर खामोश है और ये खामोशी उस बड़े फैसले का सबूत है जो परसों सुबह से देना शुरू करेगा वोटर, और शाम तक ये बता देगा कि उसकी पसंद क्या है। उसका एक उंगली का इशारा ये तय कर देगा कि किसका भविष्य क्या होगा। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। दिल्ली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। जितेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। नाहिद लारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, लखनऊ से सीधी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत खैर मकदम है नाहिद जी आपका। अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल मिश्रा जी। संदीप द्विवेदी जी, पहले चरण का जो है प्रचार थम गया है, अब घर घर जाकर ही आप लोगों को मना सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी तरफ ला सकते हैं, सभी के लिए है हालांकि। लेकिन कल कुछ इस तरह की चीजें हुई उसकी भी बात करेंगे, लेकिन कितना आप तैयार हैं? कई आपकी सीटें, बड़े नाम दांव पर हैं। जनरल वीके सिंह बड़ा नाम है आपके लिए, महेश शर्मा बड़ा नाम है आपके लिए अगर बात करें, और अगर आप बात करें संजीव बालियान भी एक तरह से कहीं ना कहीं साख की बात है, और सतपाल सिंह भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये पहले चढ़ा, हालांकि कई भी बातें हैं लेकिन ये दांव पर हैं आप। ये देखिए कहीं ना कहीं अगर जो प्रथम चरण की जो इलेक्शन वोटिंग जिन सीट्स पे होनी है उनका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और उसमें आप जिन सीटों का जिक्र कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड के अलावा ये हमारा प्राथमिकता है कि हमारी जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास वापस फिर से आए और पिछली बार से ज्यादा अच्छे मार्जिन से आए। इसके अलावा जिन जगह पे हमारी सीटें नहीं थी, जैसे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फोकस ये भी है कि कहीं ना कहीं उन सीटों पे हम कैसे अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएं। और जहां तक मतलब रिटेन करने के साथ साथ नए खाते खोलने की भी आपकी चुनौती है। लेकिन मैंने जो जिक्र किया इन 4 जगहों का, 2 जगहों पर कल आपके 2 प्रत्याशियों का बाकायदा विरोध हुआ, वहां से उनको हटना पड़ा, जाना पड़ा, तो क्या आपको लगता है चैलेंज बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए इलेक्शन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। विरोध होने को तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के अगर प्रोग्राम्स में मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिल्कुल उन्हें नहीं जाना चाहिए उस जगह पे। विरोध होना स्वाभाविक है। अगर हो सकता है विपक्षी भी इसमें इस तरह से जानबूझ के इस तरह की गतिविधियां कर रहे हो कि एक वोटर को गुमराह करने के लिए जानबूझ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हो सकता है किसी विषय विशेष को लेकर कोई नाराजगी रही हो और उसको समझने में प्रत्याशी को थोड़ा समय लगा हो। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है, जो पिछले 6 महीने से ज्यादा आश्वस्त है। मतलब आज जिस तरह योगी साहब ने कहा है कि हमारे साथ बजरंग बली हैं, इनके साथ अली हैं, तो क्या उसी की वजह से आश्वस्त है? नहीं, देखिए बजरंग बली और अली एक अलग मैटर है, लेकिन देखिए आश्वस्त होने की वजह मैंने देखिए आश्वस्त होने की वजह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए, हर क्षेत्र के लिए जो काम किया है, आश्वस्त होने की वो वजह है। आज इलेक्शन में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। आज इलेक्शन में बेसिक चीजों को लेकर जनता पिछली बार जिन चीजों को लेकर सड़क पे थी, आज जनता सड़क पे नहीं है सरकार के खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक उपलब्धि है कि हो सकता है कि विपक्ष जानबूझ के वोटर को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जनता पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं मोदी जी। चलिए मैं आपके पास इसके बाद दोबारा आऊंगा। आप कह रहे हैं वोटर को गुमराह विपक्ष कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कहा है कि मुस्लिम और दलितों का तो कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात हमारे साथ बजरंग बली है और इनके साथ अली हैं। यानी अगर आप आश्वस्त थे अपने विकास को लेकर तो कम से कम इस बयान पर भी बात करूंगा। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी के साथ साथ जितेंद्र चौधरी का भी मैंने परिचय कराया। जितेंद्र चौधरी जी से मेरा
जितेंद्र जी, आपके नेता कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या पीएम मोदी आप करप्शन पर बहस करने से डरते हैं, और आपने फिर एक पेपर लीक भी किया, उसमें 4 नाम भी दिए हैं, नीरव मोदी का नाम दिया है, अनिल अंबानी का नाम दिया है, और भी कुछ नाम दिए। तो क्या आपको लगता है और कहां बहस करने की गुंजाइश रह गई? आपकी तरफ से दावा किया गया था कि पार्लियामेंट में मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। भूकंप तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आंख मारते हुए एक शख्स को तो देखा। तो क्या अब फिर ये बयान देकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि उसी मुद्दे पर जाना चाहते हैं? आज का ट्वीट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए सर, मैं बता दूं, ये पहली बात तो 2014 का वाला टाइम नहीं है जो लोगों को झूठ के तूफान में घुमा फिरा के इन्होंने लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लिए, कामयाब रहे थे। मुझे आप एक चीज बताइए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी भाग क्यों रही है? राफेल के मुद्दे पे सीधी सी बात है, जेपीसी की मांग करा रहे हैं हम लोग, तो जेपीसी से डर क्यों रहे हैं? यदि इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ नहीं किया, तो जेपीसी की जांच करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये जो पीछे मेरे भाई संदीप जी कह रहे हैं हम जो बड़े आश्वस्त हैं, मुझे बताइए आप, यहाँ पे 8 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यूपी का मैं अभी पहली बार जिक्र करूंगा, 8 विधानसभा पे 80% जगह जो इनके सांसद यदि काम किया होता, जो काम के लिए कह रहे हैं, काम की तो इनके ना तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, ना योगी जी बात कर रहे हैं। ऐसी इसी तरीके से पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भी हनुमान मेरे साथ, अली मेरे साथ, कभी बजरंग बली का गोत बताते हैं। देखो, ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, इनको पता है जमीनी हकीकत। जमीन पे इन लोगों ने वास्तव में ये काम नहीं किया। मुझे बताइए, 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का वादा किया था, आज तक तो नहीं कहा। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का लेकर आए थे, अब भी इन्होंने मैनिफेस्टो का कोशिश करेंगे। ये सन 92 से कोशिश करते आ रहे हैं, आज 2019 होगी। 92 से जब आज तक एक वादा पूरा नहीं कर सकते, तो जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है। और ये चाह रही है कि इन्होंने जो, लेकिन मेरा सवाल तो उस पर आप जिक्र नहीं करो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप पीएम मोदी आप इस पर बहस करने से डरते हैं, जबकि पार्लियामेंट में भी बहस हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका अपना वर्जन दे दिया है। तो क्या अब कुछ गुंजाइश रह रही थी, या फिर जनता की अदालत में जाइए? क्या आपको लगता है सिर्फ ट्वीट कर देने से काम चल जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा गया, मुद्दे जो है राफेल के मामले में जो गया मुद्दा, वो कुछ मुद्दा और था, जो हम जांच चाह रहे थे वो मुद्दा दूसरा। आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? मेरा सवाल जो यही था, मैं चाहता था आप यही जवाब दें। आप तो सुप्रीम कोर्ट में खुद गए भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम खुद नहीं गए, कोई तो गया है ना। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने गलत एफिडेविट दिया, पेपर सुप्रीम कोर्ट में इनके जो अटॉर्नी जनरल, सर मुझे बताइए, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने क्या कहा? अपील की इन्होंने, देखो सर, उसके बाद क्या होना था? चलो ये गलत थे, आपने अपील की। उन्होंने कहा था, हाँ राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा यदि हमारी सरकार आएगी, राफेल पे जांच होगी, सरकार आएगी तभी काम करेंगे। नहीं, ठीक है सर, जांच तो सरकार में कराएंगे। नाहिद लारी साहब, सभी का ये रुख है कि अगर सरकार में होंगे तो काम करेंगे, विपक्ष होंगे तो कुछ नहीं बिना सरकार के हम जांच कैसे करा लेंगे? सर बताइए। ठीक है वो बात। नाहिद जी, सवाल यह है कि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, सारी चीज हो गई। आपके पास अब पहले चरण के लिए वोटर के पास 1 दिन है, लेकिन मुद्दे अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। बजरंग बली और अली आ चुके हैं, आपके घटक दल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों बंटना नहीं। यानी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं विकास के हट के जज्बाती बातें, सांप्रदायिक बातें, धर्म से, जाति से जोड़कर बातें ही क्यों हो रही हैं? कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहब, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर काशीराम जी, इन सब का ये मानना था कि गरीबी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है तो हमें सबसे पहले धार्मिक भेदभाव को खत्म करना होगा। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के समक्ष रखा। क्योंकि जनता परेशान है, किसान बेहाल है, युवा जो है बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, महिला सुरक्षित है नहीं, तो इन मुद्दों पर हमने अपनी बात जनता के समक्ष रखा है। किसानों को हम 100% कर्ज माफ करने की बात कही है, किसानों के लिए हम स्वर्णिम क्रांति लाएंगे, ये बात हमने कही है। महिलाओं को हम महीने में 3000 रुपए समाजवादी पेंशन देंगे। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन ने बात करी है। और महिला सुरक्षा की बात की है कि हम महिला को बेहतर सुरक्षा देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। यहाँ तक चूंकि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इतना बेहतरीन एक्सप्रेस वे तैयार किया जो देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। इसी तर्ज पे अगर हमें सरकार बनाने का या सरकार चलाने का मौका मिलेगा, आपने कई जिक्र किए महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि आपने ये भी कहा कि अहीर रेजिमेंट भी बनाएंगे। यानी पिछली जो रेजिमेंट है वो काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए अहीर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। नहीं,
देखिए अहिर रेजिमेंट बनने में क्या खराबी है जब 4 नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं खराबी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछले वालियों पे शक हो गया ना कि पिछली काम नहीं करी इसलिए अहिर बनेगी। कौन काम नहीं करेगा? मतलब पिछली वाली काम कर रही होती तो नई की बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा लग रहा है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो भाजपा के लोग चूंकि यादवों से नफरत करते हैं तो ये ऐसी भ्रमित बातें फैला रहे हैं। अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता? आप बताइए कितने यादव अभी हाल में जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शहीद हुए हैं। तो क्या खराबी है अगर अहिर रेजिमेंट भी बन जाए? राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ये तो भाजपा के लोगों की नफरत है। यानी अहिर रेजिमेंट और मुसलमानों बचना नहीं, ये दो चीजें जो है ये भी कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि धर्म जाति के ऊपर आप भी टिके हुए हैं। हालांकि आपने नए वादे बहुत किए हैं, बीजेपी ने भी बहुत वादे किए। आजाद भाई मैं आपकी बात से बात नहीं रखती हूँ। हमने इस तरह की कोई धार्मिक बातें नहीं की है। जो बहन कुमारी मतलब ये जो खबर आ रही है कि मायावती जी को के बयान को संज्ञान में लिया है और उन्होंने देवबंद के अंदर ये कहा, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो कोई बात नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे। अभी संज्ञान में लिया, उसकी जांच होगी, वो अपना जवाब देंगे। अच्छा, मैं ठीक है अनिल, मैं अनिल मिश्रा जी के पास चलूंगा। अनिल जी 2 सेकेंड, हाँ नहीं, दूसरे राउंड में आ जाऊंगा मैं। कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप करिए। अच्छा जी, चूंकि देवबंद में जो संयुक्त रैली, वो ठीक है, वो आपका एक्सक्यूज है, ठीक है, वो मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। समर्थक मौजूद थे, हाँ। तो उसमें सभी से वोट अच्छा, की गई। यानी जो मैं कह रहा था वो बात सही है। It was just a vote appeal, Azad ji. There's nothing wrong in appealing for vote. Okay. For Muslims. For anybody. उन्होंने सबसे अपील किया था और फिर उसमें एक जाति विशेष से भी अपील किया। अनिल मिश्रा जी, wrong in appealing for vote. हाँ, अनिल मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है कि 2047 तक हम भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री करने के लिए काम करेंगे। पिछला क्या हुआ उसका हिसाब ये नहीं देंगे। 2 करोड़ रोजगार पे बात हो, राजनाथ सिंह जी ने आज कह भी दिया है एक जगह कि 15 लाख का हमने तो कोई वादा ही नहीं किया। ये कांग्रेसी बैठे हैं, इनको राफेल पर ट्वीट करके लगता है कि ये आंदोलन कर देंगे और सवाल और जवाब ये ट्वीट पर करते हैं। चुनाव का माहौल है, सड़क पर जो करना था वो क्या है ये ट्वीट करके करना चाहते हैं। गरीबी हटी कि नहीं हटी, इनके यहां से एक वादा आया था, वो हटी कि नहीं हटी पूरे देश को मालूम है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब साथ खड़े हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। चुनाव बिल्कुल सिर पर है, एक दिन बचा है पहले चरण के मतदान के लिए। सिर्फ आज रात भर सोचेगा वोटर या कल को सोचेगा, परसों उसे फैसला सुनाना है। किस तरह इन ट्रैप से निकलेगा? और आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने मिशन में कामयाब हैं वोटर को बहकाने के लिए, या वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए कामयाब रही हैं? बिल्कुल खालिद जी, देखिए आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी लंबे अरसे से हैं, हम आप सड़कों पे रहते हैं। इस तरह के कई चुनाव के दौर जो आए हमने आपने शायद देखे हैं, और आपने देखा कि इस लोकतंत्र में जो एक ये इतना बड़ा त्योहार, चुनावी त्योहार जिसे कहा जाता है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, इसकी भी अपनी एक चुनावी रण क्षेत्र सजाई जाती है जी। और चुनावी रण क्षेत्र के तहत अगर आप ध्यान दें, जिसमें अगर आप योद्धा के रूप में या पार्टियों के रूप में देखें तो सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें कूदती हैं। और जैसा युद्ध क्षेत्र में होता है ठीक वही नीति नियम चुनावी रण क्षेत्र में भी अपनाए जाते हैं। आप खुद ही देखें कि सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो चाहे राजनीतिक पार्टियां कहें आप या गठबंधन कहें, अपने अपने एक पक्ष के हिसाब से अपनी अपनी सुविधा अनुसार उस क्षेत्र को, अपने माहौल को अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम होता है कि जो बातें आपने कही उन सबको 1 मिनट में मैं कह दूं कि जहां सत्ता पक्ष है उसे 5 साल की जवाबदेही होती है, और इस सत्ता पक्ष के 5 साल में जो 2014 में इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, जिसको अभी कल फिर 2019 में जारी किया, तो आप देखें आधी से ज्यादा बातें, और खासकर वो बातें जिनके कारण इनको देश में आज फर्श से अर्श तक जनता ने पहुंचाया था, वो वहीं की वहीं ठहरी हुई हैं। तो निश्चित रूप से जनता जवाब मांगेगी तो उन वादों पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये इनका अपना एक रणनीति है कि आप उन वादों से बचने के लिए आप उसमें राष्ट्र भावना जोड़ लीजिए, आप उसमें धर्म भावना
जोड़ लीजिए, या जहां की जो समस्याएं हैं उनसे जनता का ध्यान भंग कराकर आप दूसरे उसमें मुद्दे पे चले जाइए। वहीं दूसरी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो एक लोकतंत्र की परिकल्पना है कि जनता जो है वो एक पूरे फ्लोर पर है, वो अपने लिए नेता चुनती है। और अगर देखें एक फेडरल जिसे सिस्टम कहना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम कहना चाहिए, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है। अगर जनता की समस्याओं को सत्ता हल नहीं कर रही है तो विपक्ष आवाज उठाए और जनता ये उम्मीद करे कि विपक्ष भी उतना ही काम करेगा जितना कि सत्ता को करना है। लेकिन मुद्दे जब चुनाव चुनने का होता है या मुद्दों पर बात होती है तो मुद्दों के बजाय इधर उधर बात होती है। संदीप जी, आपके यहां आज 2-3 चीजें हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जो एक तरह से काल्पनिक बहादुरी है उसकी हमें जरूरत नहीं है, जमीन पे काम होने की बात है। कई और भी सवाल उठाए, लेकिन काल्पनिक बहादुरी का बड़ा चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही दंतेवाड़ा में एक नक्सली अटैक हुआ, उसमें बीजेपी के एक विधायक हैं, उनकी मौत भी हो गई है, मांडवी साहब की। और सबसे पहले उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि, और एक बड़ा अफसोसनाक खबर है 5 जवान भी उसमें शहीद हो गए हैं। लेकिन बहादुरी पर, घर में घुसकर मारने पर तमाम बातें हो रही हैं, घर में जो हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, घर में जो हो रहा है हमें नहीं दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए जिन एरियाज में आप पिछले 70 साल में जिन एरियाज के अंदर आप नहीं घुस पाए, अगर वहां कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक 3 दिन पहले बीएसएफ के 4 जवान भी शहीद हुए, वो भी मैं आपको याद दिला दूं। देखिए हाँ, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये बहुत दुर्भाग्य। हालांकि आज किश्तवाड़ में एक आरएसएस के बड़े नेता की भी उसमें मौत हुई है और वो भी बड़ा हमला है किश्तवाड़ के अंदर भी। यानी अगर देखें वहां से लेके यहां तक ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको देखना पड़ेगा कि 70 साल से जो नासूरों को जानबूझ के पाला गया और जो सपोले आज कहीं ना कहीं बड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश करेंगे, जब तक उनका पूर्ण रूप से सफाया नहीं होगा तब तक आप अछूते नहीं रह सकते। आज आप चाहे दक्षिण कश्मीर की बात करिए, चाहे नक्सलाइट 60 साल बनाम 120 महीने होने चाहिए थे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसके लिए फोर्सेस को डिसाइड करने दें कि कितना समय लगेगा उन्हें, लेकिन हमें कम से कम फ्री हैंड तो देना चाहिए। आज हमारी सरकार ने फोर्सेस को फ्री हैंड दिया, चाहे आप कश्मीर की बात करिए चाहे नक्सलाइट बेल्ट की बात करिए। आज फोर्सेस को किसी के परमिशन लेने के लिए ऊपर नहीं देखना है। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिसीजन लेना तो वो ले सकते हैं। और नक्सली बेल्ट में क्योंकि ये बड़ा टफ है पहचानना कि कौन नक्सली है, नक्सलवादी संगठन से है और कौन वहां का आम नागरिक है, इसलिए भी थोड़ा सा इन सब चीजों को लेके सेंसिटिविटी है। इसलिए वहां इस तरह की घटनाओं में आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। फिर भी आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने के विधायक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी उस एरिया में जाके कहीं ना कहीं उसने डेमोक्रेसी के लिए या कहिए कि महापर्व में अपना पूरा योगदान दिया। और मुझे लगता है योगदान तो अगर देखें तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप कहेंगे योगदान देते रहेंगे, बीसी शुक्ला मारे जाते हैं, महेंद्र कामा मारे जाते हैं, बड़े अगर देखें पहले इसमें उसमें क्या फर्क, सवाल ये है कब होगा। खैर मैं इनसे काफी हद तक इन सब चीजों में लगाम लगी है। आज ये अंतिम दौर में है चीजें। आपके आरोप का मैं जितेंद्र जी से जवाब लेता हूं। जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि हो तो रहा है, लेकिन सपोले तो आपने पाले थे। सारा इल्जाम जो है आपका, आपकी नाकामी 70 साल की या 51-55 साल जो भी है आपके ऊपर है। तो क्यों आपने समय रहते काम नहीं किया कि आज इतनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए बीजेपी के घिसे पिटे डायलॉग है। मुझे आप एक चीज बताइए, ये जो सेना लौट रही है, जो हमारे जवान है, ये क्या 2014 में थे? उससे पहले भर्ती नहीं थे कोई सेना में? तो देखो इस तरीके की बात करना, 70 साल की आड़ में चुनाव के समय 70 साल का बहाना भर के अपनी नाकामियों को दूसरे पार्टियों के सिर पर ठीकरा फोड़ना, ये गलत बात है। सत्ता में ये बैठे हैं, जिम्मेदारी इनकी है। हम कह रहे हैं कहीं भी आतंकवादी घटना हो, नक्सलवाद घटना जो होती है ये निंदनीय है और ऐसी घटना देश में नहीं घटनी चाहिए। इनका तो राजनीति ये तो सीधी राजनीति करते हैं। जब बॉम्बे में 26/11 हुआ था तभी प्रधानमंत्री जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये लोग तो विपक्ष हो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। इनको अभी अनुभव नहीं है राजनीति करने का। इनका सीधा सा मकसद है, जो काम इनके हाथ। अनुभव कब आएगा? मुझे लगता है जो काम आप जानकारी के अभाव में 26/11 जब हुआ था तो कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? आपके बार बार ड्रेस पहन के मीडिया के सामने आ रहे थे और आपकी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको जानकारी नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बताइए। अरे नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुंबई में सिक्योरिटी पे है और आपके गृह मंत्री बार-बार ड्रेस बदल के मीडिया के सामने आ रहे थे। आप इसी तरीके से राजनीतिक पप्पों की इतना बड़ा हमला हुआ और आपने कहा था
सिक्योरिटी फोर्सेस जैकेट तक नहीं चला पाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आप तक नहीं चला पाए। आप कह रहे हैं कि आपने काम क्या बताइए कितना आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, मैं आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। आप तो ऐसे आप सुनिए, अरे तो आप बयानबाजी कर रहे हैं, गुजरात की जिम्मेदारी हमला रोक रहा आप गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई हमला रोक रहा आपका प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? सुनने की ताकत रखिए। नहीं तो आप सही बात कर रहे हैं, राजनीतिक पक्षों की तरह बयानबाजी करेंगे क्या? सुनिए आप बताइए, आप ये बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री का मुंबई हमला जब आपकी नाकामी होती है आप विपक्ष के ऊपर गुजरात के मुख्यमंत्री का मुंबई हमला क्या लेना देना? आपका प्रधानमंत्री सो रहा था, आपका मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहा था और आपने क्या क्या के बाद सभी पार्टियां पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और मनमोहन सिंह को डर था कहा है परमाणु बम है, परमाणु बम से डरने वाले घर में घुस के बैठे अगर इस को फ्री हैंड नहीं दे सकते थे, हमने उसको फ्री हैंड दिया और पाकिस्तान के घर में जाके मारा। देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो एक दूसरे पर उंगली उठाई जाती है। ये दुनिया को याद है, ये दुनिया को याद है कि कांग्रेस के जमाने में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बात अगर करें वो कपड़े बदलते रहे, ऐसा आरोप लगा, उनको पद भी गंवाना पड़ा था। हालांकि हम उस बात को न याद करके ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी से जब सवाल करते हैं कि आज जो हो रहा है, यानी अगर बात करेंगे सुरक्षा की तो बहस होगी, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, लेकिन मुद्दा कहीं नहीं होगा, जवाब कभी नहीं आएगा। अगर आज भी दंतेवाड़ा में 5 जवान शहीद हुए हैं, एक विधायक की मौत हुई है, इस पर अगर सवाल करेंगे तो ठीकरा फोड़ने का खेल होगा। बीजेपी कांग्रेस पर फोड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी पर फोड़ेगी, लेकिन मुद्दा क्या होगा ये तय किसी को नहीं है। जिम्मेदार कौन होगा, कब ये रुकेगा सिलसिला? अगर बात करें वीसी शुक्ल, महेंद्र कामा, वो सिलसिला पुराना था। आज भी एक बड़े नेता की, एक विधायक की अगर मौत होती है ऐसे हमलों में तो यकीनन सवाल है फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। मैं वैसे नाहिद लारी जी के पास चलना था, लेकिन अनिल मिश्र अगर विधायक सुरक्षित नहीं है और ये सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो नक्सली हो चाहे आतंकी हो, आरएसएस के एक नेता की मौत हो जाती है किश्तवाड़ के अंदर, आतंकी हमला करते हैं अस्पताल के अंदर, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ये सवाल कब उठेगा, इस पर रोक कब लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए खाली जी, या आपने देखा ना अभी जब बहस हो रही थी तो हमारी राजनीतिक जो एक परंपरा है उससे हटकर जो एक नई राजनीति का समावेश हुआ है उस पर आप जरा ध्यान दें। कोई भी आतंकवादी घटना हो, नक्सली हो, आतंकवादी हो, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें किसी भी पार्टी के नेता का जब मृत्यु होती है, हमारे सेना के जवान या पुलिस जवान जब शहीद होते हैं तो ये हमारे आपके लिए कितना शर्मनाक है और बिल्कुल वाजिब है। प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये हर जनता का प्रश्न है। लेकिन यही जब पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था तो वो देखिए हमेशा उससे बचने और एक दूसरे तरीके का बहाना प्रयोग करती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, जब सत्ता पक्ष उसी कांग्रेस पर उंगली उठाती है और तभी के आतंकवादी घटनाओं पर एक सिलसिलेवार पूरा एक विस्तृत विवरण पेश करती है। लेकिन जब इनके टाइम पर कहना नहीं चाहिए इनके और उनके, हमारे भारत सरकार में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस समय जब इनकी सरकार है तो उस वक्त ये प्रश्न उठा दिया जाता है कि पूरा का पूरा दोष पिछली सरकारों पर दे दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आतंकवादी घटना हो या नक्सलवादी घटना हो, उसमें किसी प्रकार के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं तो हमारे देश के लिए घातक है और उसमें हम सबको एक होकर अगर लड़ाई लड़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम आगे बढ़े, अगर हम संयुक्त रूप से इसके खिलाफ लड़े तो शायद ये जो घटनाएं हो रही है आदि हो जाएं। लेकिन आज भी आप देखिए हमारे यहाँ राजनीतिक राजनेताओं को किस तरह एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। जी नाहिद लारी, अगर देखा जाए तो देश के अंदर जो हालात हैं वो हमेशा अलार्मिंग भी रहते हैं, सरकारें काम भी करती हैं, लेकिन जो फेडरल सिस्टम है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, सत्ता को काम करना है, विपक्ष को आवाज उठानी है। लेकिन विपक्ष जो कर रहा है वो आप भी देख रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, आपके यहां से आवाज आती है मुसलमानों को बंटना नहीं है, आहिर रेजिमेंट होनी है, या बहुत बड़ा अगर आपने कमाल किया तो अपना परिवार को दे दिया, प्रदेश में अध्यक्ष चाहिए तो आपको बेटा नजर आ गया, बहू नजर आ गई, भाई नजर आ गया, तो जनता कहां है इस पूरे सीन में? देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, ये पिछड़े दलितों, कमजोरों, किसानों का, गरीबों का
इन लोगों का, मजदूरों का ये प्रतिनिधित्व करती है और इनके ही हक की लड़ाई लड़ती है। लेकिन और इस समाज के इस वर्ग के लोग ये बहुत खूब जानते हैं। सिर्फ एक लाइन ले लीजिए, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। जिस गठबंधन की आप बात कर रही हैं, पिछली बार एक नारा आया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ आप ही की, अब जो मौजूदा गठबंधन की मायावती जी है उनके यहां से एक आया था। तो ये कैसे जनता मान ले कि ये गरीबों का गठबंधन है या मौके का गठबंधन? देखिए, ये जनता ने इसको स्वीकारा है और जनता की तरफ से आवाज थी कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी एक हो जाए। हमारे कार्यकर्ता चाहते थे एक हो जाए हम, और इसका जवाब, इसको सराहा है जनता ने और इसका जवाब बीजेपी को मिला है। उपचुनाव के माध्यम से जनता ने जवाब दिया है कि जनता एक्सेप्ट करती है हमारे गठबंधन को। उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को धूल चटाने का काम किया। लेकिन नाई जी, एक फिल्म आई थी, उसमें वो हीरो कहता था विलेन को, या किसी को, मैं विलेन का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब किसी में डायलॉग था कि तुम कहो तो दिन है, तुम कहो तो रात है। आपने राहुल गांधी के साथ को कहा कि जनता को ये साथ पसंद है, तो वो साथ कैसा पसंद था? अब आप कह रहे हो कि ये पसंद है, ये भी जनता की वजह से करा। आप सारे काम जनता के नाम पे करते हैं, लेकिन जनता कहीं नजर नहीं आती। देखिए, जनता बखूबी जानती है कि गठबंधन उनके हक की लड़ाई लड़ता है। ये जनता जानती है और जनता को हम पर विश्वास है। हाँ। अभी देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 8 सीट पर चुनाव है 11 तारीख को, आप देखिए कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 23 मई को आज जब चुनाव संदीप जी, ये जनता कह रही है कि गठबंधन मजबूत है, जनता का पसंद है, लेकिन आप महामिलावटी कह रहे हैं, तो जनता की भावना को अपमान क्यों कर रहे हैं आप? महामिलावटी कह रहे हैं। ये महामिलावटी, आजाद जी, महामिलावटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों का गठबंधन है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने संरक्षक की बात मानते हैं, अध्यक्ष की बात नहीं मानते। दूसरी चीज, आप देखिए, जिन सीटों की ये बात कर रहे हैं, आज के अजीत सिंह जी के साथ उतनी तरीके से उतना बड़ा समुदाय जुड़ा है। जब जाटों को जरूरत थी अजीत सिंह जी की, क्या उनके साथ खड़े हुए हैं? आज अगर वो उनके पास वोट मांगने जाए तो क्या जाट पूछेगा नहीं कि जब हमें जरूरत थी तब आप कहां थे, तब आप क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तब हम पीड़ित रहे और सपा सरकार हमारी ऊपर गुंडई करती रही और आप अपने घरों में शांत बैठे रहे। दूसरी चीज, यादव रेजिमेंट की बनाने की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, कितनी यादव रेजिमेंट बना दी इन्होंने, ये सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। आप मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, 18% आरक्षण देने की बात आती रही थी 2012 के इलेक्शन में। क्या किया 18% आरक्षण पे आपने? आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ कट्टरपंथियों को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, आप लोग सिर्फ जानबूझ से धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री है जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दंगे हुए और सबसे ज्यादा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो पीड़ित रहा है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए, जब सरकार बनाई, तो 5 कालिदास मार्ग गंगा जल से धुलाया था। आखिर मैं पूछती हूँ, क्यों धुलाया था 5 कालिदास? अरे आतंकवादियों को तो रिहा नहीं किया था कुर्सी पे बैठने के पहले। सबसे पहले अखिलेश यादव ने आतंकवादी घटनाओं में लिप्त लोगों को रिहा किया था। इसकी जगह आपने दलित एक्ट में बंद अगर मुस्लिम बच्चे को रिहा कर दिया होता तो आपका मुस्लिम समुदाय सपोर्ट करता। आपने चिंता की क्या उन मुस्लिम युवकों के बारे में जो आज दलित एक्ट में बंद है? क्या आपने चिंता की उन युवकों के बारे में जिनके ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं? क्या आपने चिंता क्यों नहीं यादव वर्ग के लोगों के बारे में जिनके ऊपर मुस्लिम हावी हुआ और अपराध किया? आप सिर्फ गुंडों को और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं। कटगुल्ले को, कट्टरपंथियों को बढ़ाने वाली पार्टी को जनता स्वीकार नहीं करती है। 2014 में आपको जनता ने सबक सिखाया, 2017 में जनता ने आपको सबक सिखाया, लोकल इलेक्शन में जनता ने आपको सबक सिखाया और आपको 2019 में भी जनता सबक सिखाएगी। एक दूसरे को कट्टर कहने वाले लोग अपने अपने गिरेबान में जरूर झांके, और खास तौर से अगर बात करें कि मायावती कह रहे हैं कि मुसलमानों वोट नहीं बंटने देना, ये गंभीर बात है। और अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपके साथ अली है तो हमारे साथ बजरंग बली है, ये कौन सी भाषा है? इस पर भी ध्यान देना। आजाद जी 23 मई के बाद देखिएगा, 23 मई के बाद जो देखेंगे वो भी देखेंगे। पूरे देश में 23 मई के बाद देखिएगा, सैकड़ों चुनाव देखे हैं। ये नाहिदा जी ये वही बहन जी है जिन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब निकाला था तो फोन पे क्या क्या किस तरीके से मुसलमानों को अपमानित किया था। ऑडियो में पूरे प्रदेश में देखा था क्या क्या उन्होंने शब्द यूज किए थे मुस्लिम भाइयों के लिए। क्या उन बहन जी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े होंगे?
या आप यूपी के अगर आप पिछले सपा बसपा के शासनकाल को देखिए तो सफाई आते थे तो बसपाइयों को गुंडे होती थी और बसपाई आते थे तो सफाइयों को फर्जी एक्ट में बंद करवाया जाता था। क्या आप उन दोनों लोगों को साथ करेंगे? आप लोग सिर्फ कट्टरपंथ फैलाते थे, आप लोग सिर्फ भाईचारे को बर्बाद करते थे, आप लोग सिर्फ दो भाइयों के बीच में तलवारें छिटवाते थे और जनता आपको सबक सिखाने के मूड में बैठी है। ठीक है संदीप द्विवेदी, कल परसों जो है, कल के बाद परसों जो है एक और बड़ा नाम आपका है, बेगूसराय से पहले उसमें चुनाव में है, खासतौर से अगर बात करें, हालांकि नवादा से थे पहले वो, लेकिन मैं उस चुनाव पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके यहां से भी कट्टरपंथ की बातें बहुत हुई है। पाकिस्तान जाने का वीजा एक दो लोगों के पास था, वो किसी का भी वीजा देके करते थे। मैं कट्टरपंथ की बात पे, आपकी बात पे आपने जो सवाल उठाया वो भी है, लेकिन सवाल आपसे भी बन रहे हैं बहुत सारे। नहीं सर, अगर आप बेगूसराय गिरिराज सिंह की बात करूं, प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह जी की बात करिए तो आप बताइए कितनी हत्याएं उन्होंने करवा दी हैं, बता दिए कितने उन्होंने हत्या को दंगे करवा दिया, बता दिया होगी तो अपराध होगा, बयानबाजी के हत्या होगी तो अपराध भड़क गया। मतलब देखिए किसी आदमी को आ जाए तो भारत में नहीं रहोगे, सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं और सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं, जितेंद्र चौधरी अपराध की नई परिभाषा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, इनका काम है ये। मुझे बताइए आडवाणी जी के साथ क्या किया, जोशी जी के साथ क्या किया, बड़ा दर्द मर रहा है आपको आडवाणी जी का। मनमोहन सिंह जी को टिकट न दे पाए आप, आडवाणी जोशी की चिंता है, कहां से लड़ रहे हैं मनमोहन सिंह? बताइए, सुनिए, बताइए प्रधानमंत्री जी कहां से लड़ रहे हैं? सुनिए, प्रधानमंत्री जी आप चिल्लाने से आपने जो वादे किए हमारी पार्टी में चिंता मत करिए, आप चिल्लाने की बात मत करिए, आराम से बात करिए। राजशाही से पार्टी नहीं चलती है, आपको डायनेस्टी से चलने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी है, उंगली न उठाएं। लोगों को कहती है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरे 5 साल तक ये रोजगार की बात करते रहे, रोजगार 1.25 करोड़ रोजगार और चले गए। उठाइए ना मुद्दा, जनता के बीच में जाइए ना, करिए ना आंदोलन। अरे क्या 2014 सड़कों पर है सरकार के खिलाफ, आप ठीक है जनता आपको बता देगी। ठीक है, मैं भी नहीं बोलना दूंगा। एक मिनट, दोनों को रोको। अनिल मिश्रा, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना, मीटर के तौर पर होता है, वो जो देख रहा है कि क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें जो बहस हैं, इसमें आपको कहीं जनता नजर आ रही है? दोनों एक दूसरे को कट्टर कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को तुष्टीकरण कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, लेकिन सही कौन है जनता कैसे तय करेगी? खाली जी, यही देश का दुर्भाग्य है। देखिए, हम कितनी हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है। हम आप पत्रकार हैं, शायद जागरूक हैं, थोड़ा बहुत कहा जाए, जनता के बीच में रहते हैं, इस तरह के मुद्दों में इन्वॉल्व रहते हैं, शायद कुछ समझे। लेकिन जो आम जनता, भोली भाली जनता, इतनी उम्मीद लगाए बैठी, आशावान जनता जो बैठी रहती है, अभी आप इतनी देर की बहस में अगर आप देखें, इसमें कोई आपको सत्ता पक्ष दिखा? सब विपक्ष हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर प्रश्न उठता है कि ये जो आरोपों का पूरा भंडार इकट्ठा हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होती है? इसका मतलब सर्व रूप से, पूरी तरह से देखा जाए तो जनता दोषी है। बिल्कुल सही बात अगर आप समझे तो जनता दोषी है। तो आज सबसे बड़ी समझने की बात, मैं तो हर टीवी चैनल में या आम जनता से यही कहता हूं, क्योंकि देखिए सारी पार्टियां केवल मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दों को गढ़कर किस तरह उसको एक शरबत के रूप में जनता को पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जनता को जागरूक होने की जरूरत है और जनता को यह समझने की जरूरत है कि ये राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और कितना फ्रंट फुट पर, मतलब आप देखें इन पार्टियों के, इन पार्टी के प्रवक्ताओं के, नेताओं के, कोई भी हो, वो कितने फ्रंट फुट पे आकर कितने कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगाते हैं। जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उन आरोपों की झड़ी में, जवाब में वो दूसरे आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। तो मतलब आप देखेंगे अब चुनावी जो लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व था, वो आरोपों का एक त्योहार सा बन गया है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या देश का भविष्य इसी में रहेगा? क्या देश का कल्याण ऐसा होगा? क्या राजनीतिक पार्टी या ये राजनेता कहीं तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या कहीं तो कोई जवाबदेही जनता के अनिल मिश्रा, ये भविष्य का प्रश्न है। अनिल मिश्रा, आपकी एक बात पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बाकी जनता को नहीं कहना चाहता, आप कह रहे हैं जनता की गलती है, मैं कह रहा हूं जनता कभी गलत नहीं होती, जनता जनार्दन होती, पहली बात। दूसरी बात, जनता के पास ऑप्शन क्या है? उसे 4 लोगों में से एक को चुनना है, तो वो 5वां कहां से खड़ा करे? पहली बात, जो पार्टीज ने आदमी खड़े कर दिए, या पार्टी ने जो किया, मान ली पार्टी ने वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, तो जनता क्या करेगी? कोई एक पार्टी बताइए जिसने वादे पूरे किए हों, जनता करे क्या? सवाल ये है कि जनता जागरूक भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, बटन दबा, 5 साल के लिए गया।
नहीं, यहाँ पे खाली जी देखिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है। आप आज देश के बदले माहौल पर जरा नजर डालें। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देखिए पूरा देश समर्थकों में बटा हुआ है। पहले भी समर्थक हुआ करते थे, पहले भी लोग एक दूसरे की विचारधारा को पसंद करते थे और उसका समर्थन किया करते थे। लेकिन पहले की और आज की जो एक लड़ाई चल रही है, आप देखिए पूरा देश समर्थकों में एक टोली के रूप में बटा हुआ है। जहां पहले मतभेद हुआ करते थे, आज मनभेद हो चुके हैं। आप जितने मुद्दे देखें, एक पार्टी दूसरे पार्टी को राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी बोल रही है, वो उसको बोलती है, वो उसको बोलती है। यहाँ मतभेद नहीं होता, ये मनभेद हो गया। और मनभेद होने पर किसी कांग्रेस ने कभी राष्ट्रद्रोही इस मतभेद में आप देखें, मतभेद में हमेशा समस्या का हल निकलता है, लेकिन मनभेद हो जाता है अगर, तो उसमें कभी समस्या का हल नहीं निकलता। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को आपने जनता के बीच में जिस तरह मनभेद पैदा किया जा रहा है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में भले ही पहले नंबर पे रोजगार हो, लेकिन राजद्रोह हटाने की तो बात आप भी कर रहे हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुकाबले में अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो बीजेपी ने पहले जो है एक तरह से राष्ट्रवाद की बात कही है और ये कई बातें कही है, और खासतौर से देश से समझौता न करने की बात कही है। और आपके यहाँ चीजें हो रही, तो कैसे बैलेंस कैसे बनेगा? विरोध का जो आपका पैमाना है क्या है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये जो मुद्दा जो आप कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह का, राष्ट्रविरोध का, ये मुद्दा ये नहीं है। वहां पर सिर्फ इतनी बात कही गई है, वहां पर संतुलन बनाने की बात कही गई है। जो खाई एक बीच में पैदा हो गई है, जो ये तो लोग विपक्ष का काम है, हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे, और तो हालांकि विपक्ष सरकार बार आपको सर्टिफाइड का वो नहीं मिला, 44 सीटें इतनी नहीं थी कि वो विपक्ष का दर्जा मिलता। सर उसका जवाब मिल जाएगा। अब जनता 2019 में सबक सिखाएगी, जिन लोगों ने झूठे वादे किए और जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, 15-15 लाख का बहाना देंगे या नहीं देंगे? बेईमानी करो तो ईमानदारी से करो। बताइए, वहां पे यदि जनता से बात नहीं करनी चाहिए वहां की जम्मू कश्मीर की से, यदि वहां कोई समस्या है, वो भी हमारे देश का पार्ट है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हो या अन्य स्टेट के हो, तो सर हमारी जिम्मेदारी है हम वहां पे कैसे संतुलन बनाएं आपस में। जो वहां पे वाद विवाद जो चल रहा है वो खत्म हो। संदीप जी ये कह रहे हैं कि जनता इस बार आपको सबक सिखाएगी, थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में बातचीत करना चाहिए, हम भी कहते हैं स्वागत योग कदम है, लेकिन बातचीत के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। 70 साल तक जब वहां की जनता हथियार और पत्थर थामती रही, तो आप क्यों चुप बैठे थे? क्यों आपने बातचीत नहीं की? क्यों उनके हाथ में कंप्यूटर नहीं पकड़ाए? हमने वो काम किया, राजस्थान टैक्स दिख रहा है। आज युवा खुल के सेना में आज सरकारी आपके जमाने में वीजा लेके जाना पड़ता था लाल चौक पे। आपके लास्ट प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में चीज पे बढ़ रही है, कश्मीरियत को कैसे बहाल किया जाए? सरकार जो राष्ट्रवाद का गुणगान कर रही है, आप कहते हैं भाजपा जब से आई है तिरंगा नहीं बात दिया। बताइए कौन सा भाजपा दोषी थी? आपने कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार होता रहा, हथियार बंद लोगों के साथ कौन सी भारतीय जनता पार्टी थी? नरसंहार हुआ कौन सी भारतीय जनता पार्टी थी? राम मंदिर के मुद्दे में कौन सी भारतीय जनता पार्टी? आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बात कर रहे हैं। झूठी पार्टी में नाहिद लारी, देखो ये दो धुरी है जिसे कहना चाहिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन यूपी में फिलहाल पहले चरण के अगर मतदान की बात करें तो ज्यादातर जगहों पे त्रिकोणीय हो गया है, आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अगर बात करें मुद्दों पे भले ही आपको लगता हो कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन जब जमीन पर वोट से तय होगा जो भी कुछ होगा। लेकिन वोट को लेकर अगर आप बात करें तो चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। पहली बात, कैसे बनेगी बात? आजाद जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि वहां गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निश्चित रूप से 70% वोट हासिल होगा, और बाकी जो बीजेपी और कांग्रेस की आपस में जो लड़ाई है वो दूसरे स्थान पर आने की लड़ाई। बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि किसानों का प्रदेश है, और वहां पे किसान से संबंधित ज्यादा मुद्दे हैं। अब आप बताइए कि भाजपा की जब सरकार रही है तो किसान जो है एकदम किसानों की दुर्दशा हो गई। किसान जो है रात भर जग कर अपनी खेतों की रखवाली कर रहा है छुट्टे जानवरों से। किसानों का कर्ज 11,000
नहीं किया। किसान भूखा है, किसान के पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, किसान की आत्महत्या का दर 40% बढ़ा है। और मोदी जी ने दर्द बहुत है, लेकिन अंदाज ये है कि त्रिकोणीय हो गया है। अनिल मिश्र बहुत शॉर्ट में 10 सेकंड में एक लास्ट कमेंट, बहुत शॉर्ट में पूरे डिबेट पे मैं बिल्कुल इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से गठबंधन बना के बीजेपी के खिलाफ। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अगर बात करें देश के मूड में आज फिलहाल इतना ही, और हमने जानने की कोशिश की थी कि पहले चरण के मतदान के चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्या मूड रहेगा। फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। में सामने वाले प्रत्याशी